सर आप तो ये कहते थे बीजेपी से सवाल है कि आप ये भी वापस ले लेंगे। आज हमारे घर में आतंकवादी आ रहे, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो शरणार्थी पे अटैक हो, चाहे वो ये हो। सर हम कब तक, हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? पुलवामा अटैक हुआ था तो सत्यपाल मरी गवर्नर जो थे वो बोले थे कि अगर ये हेलीकॉप्टर मिला होता तो अटैक नहीं होता, सब बच जाते। तो वैसे ही यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ थी? पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों पर क्यों सुरक्षा इतनी कमजोर रही, जबकि ये मतलब हमले के मेन लक्ष्य होते हैं? मेरा प्रश्न गौरव जी से है कि जो आतंकवादी है वो पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है और उसके बाद गोली मारते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं वही काम नहीं कर रहे हैं। मैम मेरा सवाल गौरव सर से है। उन वो कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के टाइम में डिफेंस सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो इंटेलिजेंस है वो इतना वीक कैसे हो गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। हमारे देश में जो अभी पहलगाम में हुआ और जो लोग भी शहीद हुए, जितने भी हमारे भाई बहन बच्चे जिन्होंने भी जो परेशानी झेली, पहली बात तो मैं खेद व्यक्त करती हूं। और पूरे हिंदुस्तान में आज जो गुस्सा है, उस गुस्से के साथ साथ कुछ सवाल भी हैं, और सवाल वही है जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछे थे। समझ रहे हो? आज वही सवाल मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूं। और आप सुनिए कि क्या सवाल थे, और अगर क्या विपक्ष, जब वो विपक्ष में थे और वो सवाल पूछा करते थे, तो क्या वो गलत करते थे? क्यों हिला डाला ना। और आज अगर वो विपक्ष सवाल कर रहा है तो वो विपक्ष कैसे गलत हो गया? मैं वही सवाल और वही रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहती हूँ, आप सुनिए, ताकि गौरव जी जो यहाँ कह रहे हैं वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उनके पास शस्त्र और बारूद कहाँ से आता है? जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? ये जो आतंकवादी है, अब आप बताइए क्या ये सवाल गलत है? और यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आतंकवादी आए जैसे एक प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ 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 गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए, और उनके लिए खुले थे रास्ते, ना कोई चेक पोस्ट, ना कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई पूछताछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। मैं एक न्यूज रिपोर्ट देख रही थी जिसमें कहा कि 70 से ज्यादा आतंकवादी हमारे देश में घुस गए। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जिसके लिए सरकार की मार्च और अप्रैल में मीटिंगें भी हुई। लेकिन मीटिंगें होने के बाद आपने क्या किया? पहलगाम जैसे एरिया, सेंसिटिव एरिया को आपने एक भी आर्मी का जवान वहां 2000 से ज्यादा पर्यटकों के लिए छोड़ा नहीं। मुझे बताओ मेरे देश के बच्चों, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? स्टार्ट करो। वाजिब नहीं है? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए एक सुर में सरकार से? अगर मुंबई अटैक पे शिवराज पाटिल इस्तीफा दे सकते हैं, तो आज अगर हम अमित शाह से सवाल करते हैं तो क्या गलत करते हैं? बताइए। गलत है? गलत है? गलत है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही सवाल हम कर रहे हैं, और हाँ, हम जवाब चाहते हैं। हम ऐसा जवाब चाहते हैं जैसे इंदिरा गांधी ने लाहौर में तिरंगा फहरा कर लिया और पाकिस्तानी आर्मी की पतलून उतरवा दी। वो जवाब था कि घुटने टेकने पड़े और हमने बांग्लादेश बना दिया। बस हवा निकल गई। ये जवाब हमें चाहिए। ठीक है, अब बातों से, लंबे लंबे भाषणों से, शेरों से, चुनावी रैलियों में वोट मांगने से शहीदों के नाम पर काम नहीं चलेगा। गजब बेइज्जती है। अब इस पाकिस्तान के घर में घुस के इनको उतनी ही गोलियों से भून कर हमारा बदला पूरा होगा, और इनको ये बताना पड़ेगा। और इस सरकार को अब तो पहली बार हमने देखा है, जो लोग कहते थे कि आतंक खत्म हो गया, पहली बार कल ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने कहा कि चूक तो हुई है। हम भी वही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसे हुई है। जो आप आज बता पा रहे हैं कि 4 लोग आए,
चले गए, उनकी तस्वीरें आज रिलीज हो रही हैं, उससे पहले ये इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों नहीं हुआ कि हमारे वो 28 लोगों की जान बच पाती। सही पकड़े हैं गौरव जी। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने क्योंकि 26/11 का जिक्र किया तो मैं बता दूं, हमारी वीर सेना तब भी उतनी ही वीर थी। मैंने बताया बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक घुस के ठोका पाकिस्तान को। फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे यहाँ पे हमारे साथ, सेना के खड़े ऑफिसर भी बताएंगे। उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा हम पाकिस्तान की सेना को नेस्तनाबूद कर देंगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन कोई अनुमति नहीं दी, ये फर्क है। दूसरा सवाल कौन पूछ रहा है? अरे पहले रॉबर्ट वाड्रा से तो कहो, अभी तो चिता भी ठंडी नहीं हुई थी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा ये आतंकी हमला इसलिए हुआ है क्योंकि ये सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आतंकियों की गलती नहीं है, पाकिस्तान की गलती नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि देश का मुसलमान जो है ये कमजोर महसूस कर रहा है। किसको क्लीन चिट दे रहे थे? पाकिस्तान के आतंकवादियों को। और सबसे बड़ी बात है, फर्क क्या है? ये यासीन मलिक की फोटो याद करिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिल रहा है। ये पूछा जाता था कश्मीर कैसे चलाना है। चुप हो जा सातवीं। और ये फोटो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बाल से पकड़ के खींच के जेल की सलाखों में डाला है, क्योंकि एयरफोर्स के जवानों को मारा था। और बाकियों से कोई गिला नहीं है, गिला है तो अपनों से गिला है। हमने कांटों से जख्म नहीं खाए, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। 26/11 का हमला हुआ, राहुल गांधी सुबह 3 बजे तक डांस कर रहे थे। बार बार झूठ बोलो। अब आप बताइए, राहुल गांधी की ये न्यूज है, जिम कॉर्बेट मैं घूम रहे आपको थे बोला नहीं था। और कश्मीर जाने की बजाय चुनावी रैली बिहार में कर रहे हैं। मैं जवाब ले लूंगी, हाथ उठाइएगा। और अंत करूंगा एक बात कह के, इनसे क्या मदद लेंगे? तो पीछे से खंजर मारते हैं आस्तीन के साथ, हम ही को डरते हैं। पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाते हैं। जो राजनीति में फर्क इतना है, शेरनी इंदिरा गांधी थी। अरे चिल्लाएंगे और बोलेंगे भी। बात तो सही है। तुम डांटोगे तो यहाँ सबको डांटने में लगे हुए हो। तुम्हारे डांट में आने वाले नहीं है। जिनको डांटा हुआ नहीं डांट पा रहे हैं, डांट नहीं सकते। हम लोग को डांट देने पड़ी है, वहाँ नहीं कर पा रही है, वहाँ नहीं, यहाँ आते हैं चुप करते रहते हो। वहाँ पतलून डेली होके निकल आती है, कमाल कर रहे हैं। पतलून अगर गीली होती है वर्दी को देख के तो अखिलेश यादव की होती है, राहुल गांधी की होती है, मोदी जी का सिपाही हूँ। अगर गर्दन काट देंगे तो आखिरी साथ में बोलूंगा भारत माता की जय। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये भारत माता की जय की बातें ना करना। सुनिए, 28 लोगों की जगह 28 तो धड़ रॉली जी अब रुक जाइए साथ प्लीज। खड़े। अब चुप हो जाइए जल्दी से, 2 लाइन का। और इन पर टारगेट करने के बजाय वो सवाल उसके बाद आप दोनों के पास बता चुके हैं, वो बीच में उनके भी बोलने का कोई वो नहीं बनता है। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, ये सच्चाई है, तथ्य है। पाटला हाउस में जब आतंकवादी मारे गए, सलमान खुर्शीद ने बोला सोनिया गांधी रोई। अगर आपकी सरकार इस वक्त होती तो क्या करते? देखिए, सीधी और साफ बात है अंजना जी, कांग्रेस ने तो पहले भी करके दिखाया और आज भी हम उसी स्टैंड पर हैं। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब अब मिलना चाहिए। 26/11 के बाद हमने क्या किया था? देखिए, 26/11 के बाद कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तरह जिम्मेदारी से भागे नहीं, ना कभी क्रिटिसिज्म को इस तरीके से लिया जिस तरीके से ये लेते हैं। आप ही सारे चैनल बड़ी मुखरता से कांग्रेस की सरकार से सवाल पूछ पा रहे थे और जिम्मेदारी लेकर इस्तीफे भी हुए। समझ रहे हो? और सीधी और साफ बात, हमने तो पाकिस्तान के 2 फाड़ किए, पहले भी किए। लाहौर में झंडा फहराया, उनको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। और हम आज भी तैयार हैं। हम तो ये कह रहे हैं, हम अपने हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़े हैं। आप जो भी निर्णय लें, जैसा भी लें, लेकिन अब मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अब वो वक्त आ गया। मेरा सवाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से है। अभी पाकिस्तान धर्म के नाम पे हमें बांट रहा है, जिसका उदाहरण आपको देखने को मिला है। आप जातीय जनगणना करवा के आप हमें जात में बांटेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा सर? इस पे आप जवाब दीजिए। छोटे सर, आप तो ये कहते थे बीजेपी से सवाल है कि आप पीओके भी वापस ले लेंगे। आज हमारे घर में आतंकवादी आ रहे, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो शरणार्थी पे अटैक हो, चाहे वो ये हो। सर, हम कब तक, हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पुलवामा अटैक हुआ था तो सत्यपाल मरी गवर्नर जो थे वो बोले थे कि अगर ये हेलीकॉप्टर मिला होता तो अटैक नहीं होता, सब बच जाते। तो ऐसे ही यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ थी, क्यों हुआ अटैक? पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों पर क्यों सुरक्षा इतनी कमजोर रही, जबकि ये मतलब हमले के
मेन लक्ष्य होते हैं। बात तो सही है। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान को तो जवाब देना ही है, लेकिन सारे पार्टी जब एक साथ अभी भारत को लेकर एकजुट हुए हैं, तो इस समय मेरा ये सवाल है कि जो वहाँ का जो आतंकवादी का जो हमला हुआ वो लोकल्स के कनेक्शन के कारण हुआ, तो वो लोकल के कनेक्शन आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से टूटे, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सही पकड़े हैं। ठीक है, बैठ जाइए। अभी इन्वेस्टिगेशन का आखिरी कड़ी आ जाए उसके बाद। मेरा प्रश्न गौरव जी से है कि जो आतंकवादी है वो पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है और उसके बाद गोली मारते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं वही काम नहीं कर रहे हैं। मैम, मेरा सवाल गौरव सर से है। वो कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के टाइम में डिफेंस सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो इंटेलिजेंस है वो इतना वीक कैसे हो गया। एक जगह पे हमारा सवाल। चलिए आपसे शुरू करते हैं गौरव भाटिया जी, आप सवालों के जवाब देने शुरू कीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर अगर हम बेहतर हुए हैं तो ऐसा क्यों हुआ है? पहलगांव जैसी जगह जो कि पर्यटक कितने थे, क्यों सुरक्षा में चूक? देखिए, एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि जो अंदरूनी लोग हैं इन लोगों का हाथ भी हो सकता है, तो हमारी जो NIA है और हमारी जो सेना है इतनी त्वरित कार्रवाई कर रही है। जब यहाँ आ रहे थे तो न्यूज में आ रहा था कि एक एक्यूज्ड का घर जो है बुलडोजर से गिराया गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? और उसके साथ सेना लगी हुई है, एक आतंकी ढेर हुआ है। ये मैंने आज तक पे देखा था, न्यूज आ रही थी। दूसरी बात जो आपने कहा कि कैसे बदलाव आया है, मैं आंकड़े बताना चाहूंगा, और मैं कोई आज दोबारा विपक्ष पे कोई टिप्पणी अब नहीं करना चाहूंगा, वो दौर अब चला गया। अब जरूरी है कि आपको बताऊं कैसे सुधार आया है। टेररिस्ट इंसिडेंट्स 2004 में जब उनकी सरकार थी, 3-4 में 1587 और 2024 में 85, 1587 और 85। स्टोन पेंटिंग 2654 एक साल में हर साल हुए 2010 से 2014 तक, ये जीरो हो गए अनुच्छेद 370 संशोधित करने के बाद। सिविलियन कैजुअलिटी एक भी कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है, हमारा भाई या बहन मरता है, एक भी बहुत ज्यादा है। 2003-4 में 733 और 2024 में 26। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल 26, 8% से नीचे आ गए। अब ये आंकड़े बताने के बाद मैं एक बात जरूर उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने कहा आप भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आदिल शाह के लिए मैंने कहा सल्यूट है, लेकिन इस देश में अगर मैं हिंदू हूं और मैं गौरवान्वित हूं और मैं अगर कहता हूं हर हर महादेव तो कुछ गलत नहीं करता हूं। आतंकियों ने कहा कि पैंट उतारो, ये गड़बड़ है बाबा, और उनको जवाब देना आवश्यक है, क्योंकि जो जवाब नहीं देता है वो मृत है, और भारतीय जो है और जो हिंदू है वो मृत नहीं है, वो गर्दन तो कटा सकता है। और इसी पे कहता हूं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। चलिए अब दो लाइन में अपनी अपनी बात कहिए, जिसके साथ हम समापन करेंगे। सलमान, उसके बाद से अभी लोकल आपने सपोर्ट की बात की। छत्तीसगढ़ में कुछ महीने पहले जो है 9 हमारे सेना के जो जवान थे उनको नक्सलियों ने जो है मार दिया। तो पूरे छत्तीसगढ़ को हम नहीं बोल सकते कि वो नक्सल की सपोर्ट में। ऐसे कश्मीर में अगर इक्का दुक्का या कोई भी लोग जो आतंक का समर्थन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कश्मीर जो है वो रुको जरा, सब्र करो, सपोर्ट करता है। आज मिसालें कायम हुई है कि कश्मीर में कैसे लोग खाना खिला रहे हैं सैलानियों को, कैसे उनको जो है पनाह दे रहे हैं, कैसे उनको पानी पिला रहे हैं, कैसे अपनी जान पे खेल के उनको बचाने का काम किया कश्मीरियों पे। इसलिए हमें शक नहीं करना चाहिए जब पूरा कश्मीर कहता है कि हम आतंकवाद के साथ नहीं है तो नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा सभी से, पूरे देशवासियों से, इस सोशल मीडिया पे या कहीं भी जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना है। जो हमारे आपके बीच में लगा, मुंह तोड़ क्या होता है? मुंह तोड़ मतलब उनको नहीं प्रोत्साहित करना है, समझ रहे हो? आप एक तरफ सिखा रहे हैं नफरत छोड़ो, फिर कह रहे मुंह तोड़। क्या होता है? जवाब दोगे ना? अरे तो बोलिए ना, जवाब देना है। मुंह तोड़ जवाब देना है। जो हमारे आपके एक जो हमारे आपके बीच में ये जो बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं रोकना है, और जवाब भी उनको अच्छी तरह से देना है कि दोबारा उस पर लिख ना पाए। ये जो बार बार हमारे आपके बीच में नफरत बोने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है, देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। स्टार्ट करो। ये आज सबको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबे ये साफ बताते हैं कि वो कश्मीर को फिर से बेरंग करना चाहते हैं। आप और हम कश्मीर जाने से डरें, हम लोगों में दहशत फैले, आपस में भाई भाई को मारा जाए। हिंदुस्तान तो वो है जहां हमने दिवाली की मिठाई भी खिलाई है और ईद की सिवई भी खाई।
पिक्चर चालू करो बे। फूले मूवी को कह रहे हो बाइकआउट होनी चाहिए। आपने कहा ब्राह्मणों का अपमान दिखाया गया है। आप मुझे बताइए कि जब सावित्रीबाई फूले बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर गोबर कौन फेंकते थे, पत्थर कौन फेंकते थे? कभी भी किसी का अपमान मत करो, सम्मान सबका करो, सम्मान सबका होना चाहिए। सावित्रीबाई फूले का अपमान हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का अपमान हुआ नहीं? हाँ या ना? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। नहीं, हम ब्राह्मण सभा के द्वारा कोई अपमान नहीं हुआ। अभी बता दे भाई। सावित्रीबाई फूले को क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो अपने थैले में 2 साड़ी रख करके लेके जाती थी? उनकी मजबूरी रही होगी। हाँ, तो जब रास्ते में आप ही के लोग जो नहीं चाहते थे औरतें पढ़े, जो नहीं चाहते थे शूद्र पढ़े, उनके उनसे बचने के लिए उनके कपड़े सान देते थे, तभी तो मजबूर रख लेके जाती थी। सरस्वती के बराबर फोटो रख के पूजा नहीं होनी चाहिए महिला की, जिसने आदि आबादी के लिए शूद्रों के लिए शिक्षा का बिल्कुल बजाय दरवाजे खोल। एक काम करता है वो ईश्वर के समान पूजनीय होता है। फंस गया। देवता होता है। देवता कहाँ बता रहे हो? आप ईश्वर कहाँ बताओ? तो बाइकआउट कर रहे हो उनकी क्या नाम है कहानी का? तो धोती खोल रहा है। को नहीं पूछते। कौन पूछता है? कितने मंदिरों में रैदास की मूर्ति है? रुको जरा। अब वो तो अपने अपने गुरु की लगाए। साहब ये आप कह रहे हो पूजा जाता है, कितने ब्राह्मण रैदास को पूछ रहे हैं? क्यों? अब हवा निकल गई। जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं हर चीज में, ये है उनका स्टेटमेंट। अभी मैं उनके मुंह से भी 30 सेकंड में आपको सुनवा दूंगी। अगर सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है तो रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते? ये बोला है उन्होंने। क्यों उनको नहीं लगता कि सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है? अभी बता दे भाई। बोलिए सर। नहीं, मैं बोलूं या आप बोलिए। पहले पाकिस्तान हमारे देश में हमले कराता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी को, न समाजवादी पार्टी को, न कांग्रेस को, न किसी नागरिक को। बात तो सही है। उन्होंने बोला अबू आजमी जी ने, वो पाकिस्तान के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला। ये आप गलत पेश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी और नहीं। मैं जो पहले कह रहा था क्या हम अभी चला सकते हैं वो बाइट? पूरी बाइट चला सकते हैं? आपकी मर्जी है। चला सकते हैं पूरी बाइट? अब आपकी मर्जी है। वो वक्त दीजिए, पूरी चलाएंगे। अगर आप हम कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहे हैं। झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। आप बोलने के फायदा क्या बैठने का आपके चैनल? नहीं, क्योंकि आप काउंटर कर रहे हैं ना। आप तो ये चाहती हैं कि आप जो वो पॉइंट कर रहे हैं जो कि सच ही नहीं है। अरे आपने कोई सच का ठेका थोड़ी ले रखा। आपने सच का ठेका ले रखा है। आप एक पार्टी को खुश करने के लिए देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। बिल्कुल भी नहीं। आप ये समझ नहीं पा रही हैं कि आप देश का कितना बड़ा नुकसान। बिल्कुल भी नहीं। और वो भी टूरिस्ट को निशाने पर लिया गया है। जो आम कश्मीरी है वो क्या सोचता है? श्रीनगर के लोग अभी पता चल जाएगा। श्रीनगर के लोग, पूरे कश्मीर के लोग, हर एक कश्मीर का कोना कोना इस हमले की मजम्मत करता है और मजम्मत होनी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि हिंदू को टारगेट किया गया, इट्स नॉट लाइक दैट। वहां पे कश्मीरी मुसलमान भी मरे, वहां पे बेंगलोर की मुसलमान फैमिली भी मरी। हमारा मानना है, हमारा धर्म कहता है कि किसी जो भी दहशतगर्द होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन अरे बड़े खतरनाक लोग हैं जो चश्मदीद हैं, जिनके परिवार के लोग मारे गए, उनका ये कहना है कि पूछा कि मुसलमान हो या नहीं, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जब पता चला कि वो हिंदू है तब उनको मार दिया। बिल्कुल उनका बयान सही है। अगर उनने ऐसा देखा है तो उस चीज की कड़ी मजम्मत हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो वहां पे कश्मीरी मुसलमान मरे वो कैसे मरे? फिर जो बेंगलोर दो कश्मीरी प्लस बेंगलोर की एक मुस्लिम फैमिली जो मरी वो भी मरी। भाई इन्हें लग रहा 15 लाख नहीं है, हमें तो 15 करोड़ मिल गए। कब हो गया ये? वही लोग हैं जो आप शिक्षा की बात करेंगे शौचालय दिखाने वाले लोग हैं। दारू फ्री मिल रहे थे, हम यूपी के अंदर नहीं मिल रहे थे। बात तो सही है। बीजेपी जहाँ पर बीजेपी का सरकार है वहाँ पर सब कुछ बढ़िया है। आपको लग रहा है कि केजरीवाल का टाइम बेहतर था? बिल्कुल बेहतर था। केजरीवाल के जैसे कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ। शाबाश। बात नहीं कर। अरे एक मिनट, जब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ये कर लो पहले। ये तो मस्त है भाई। इनका तो भाई माल पानी चकाचक। हेलीकॉप्टर से उतरे यहाँ बड़ी उतर के आए हेलीकॉप्टर से। ठीक है, गजब बेइज्जती है। आप पूरा कट्टर बीजेपी वाले हैं। अरे बाप रे, क्या डंका बजा यार। प्रधानमंत्री का तो जय हो गया, भारतीयों का अपमान। अरे प्रधानमंत्री की जगह हम होते तो मुंह में कालिश पोतकर चुल्लू और पानी में डूब मरते। अब मंगरुआ बीमार बा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही फॉर्मूला है, क्या है? जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। भारतीय जनता पार्टी में पैमाना यही है, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चाइना पर सवाल नहीं पूछोगे कि चाइना 90 गांव बसाने जा रहा है। चाइना ने 68 किलोमीटर सड़क बना ली। ये सवाल मुंह में क्या? अरे मुंह में फेविकॉल जम गया। एक मिनट, ये दुनिया का दस्तूर है, हर एक आदमी दूसरे को बेवकूफ समझता है, लेकिन जब दो आदमी आपस में बात करते हैं तीसरे को मालूम होता है कौन बेवकूफ।
अभी पता चलेगा। तो जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है बड़े खराब हैं, ये हैं वो हैं, उनके पास गुरूर है, भाई साहब ये तो कभी मोदी से मिले ही नहीं, तो उनके गुरूर को माफ कैसे लिए? मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ से बाकी लोग हटा देते हैं। ईगो की हद तो तब थी जब मोदी जी की माँ जी का देहांत हुआ था। मोदी जी के और भी भाई हैं, लेकिन तुमने किसी को वीडियो कैमरे में देखा क्या जब अर्थी जा रही थी? तो और पहले तो मोदी जी ने मुंडन नहीं कराया, उसके बाद क्या बात कर रहे हैं बाबा? माँ का देहांत हुआ, मीडिया की फुल का मतलब यार डेड बॉडी के साथ तुम कैमरा लेकर घूम रहे हो यार, पराकाष्ठा है। कोई किसी भाई का कोई भाई नहीं था उनके साथ में, कोई भाई नहीं था डेड बॉडी के साथ में। खत्म। केजरीवाल को हराया आप ही लोगों ने? हमने हराया नहीं, हमारी जो जनता की सोच है ना उन्होंने हराया। भारी मिस्टेक हो गया सर। अच्छा, तो आपको लग रहा है गलती कर दी केजरीवाल? गलती, बहुत बड़ी गलती। फील हो रहा है? अफसोस है, दुख है। कितनी फीस बढ़ गई? अब तो 62% के समथिंग बढ़ी है। अरे देवा, आधे से ज्यादा फीस बढ़ गई। आधे से ज्यादा और परेशानी ज्यादा। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? मतलब आप पे तो आफत आ गई। आफत तो पहाड़ ही टूट गया पूरा, बस हवा निकल गई। ये बीजेपी ने मेरा दिल तोड़ दिया आके। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 5 महीने लिख के ले लीजिए, मेरा नाम सेवा। 5 महीने में सरकार गिरने वाली है, तो मतलब बिल्कुल नहीं चलेगी। गुप्ता ने कैसा काम किया? अरे सब चोर है, बता तो दिया। खुश नहीं हो गया? कोई खुश नहीं है। गजब बेइज्जती है। कितने तंग हो? क्या दिक्कत है? बिजली नहीं आ रही क्या? बिजली छोड़ो, पहले पब्लिक को सुविधा क्या दिया? सही पकड़े हैं। कुछ सुविधा नहीं दिया। क्या सुविधा है? काम हम करके ऐसे भी खाना, उसे भी खाना। बात तो सही है। केजरीवाल बढ़िया था क्या? केजरीवाल तो बढ़िया था, लाख गुने बढ़िया था। अब कह रहे 2500 आएंगे महिलाओं। अरे कुछ नहीं आएगा, सब भरम है। रुको जरा, सबर करो। 15-15 लाख अकाउंट में आ गया सबको, जो मोदी बोल के गया था। 7 करोड़। तो चलिए शुरू करते हैं। उस टाइम का 2500 हर महिलाओं को देंगे। अब क्या करें, सबसे जो गरीब होगा, जो जिसको BPL कार्ड होगी उसी को मिलेंगे। जो सारे मिलके हमको पागल बना। विधवा की पेंशन मिलते थे 2500 रुपए, वो बंद कर दिए। फरवरी का नहीं आया, मार्च का नहीं आया। ये गड़बड़ है बाबा। अब वो किसको दे रहे हैं? विकलांग काली दे रहे हैं। विधवा कहाँ जाएगी? बात तो सही है। बीजेपी आर्टिसन खराब हो। अरे 2 महीने में तो हालत खराब कर दिया। गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, देखो ना, जो 1200 से 800 पर आए थे। 2500 महिलाओं का देगा, चूतिया बना रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ बिल भेजती है, बिजली भेजती नहीं है। बिजली नहीं आ रही है। हाँ, आप सो गए तो पंखा बंद, आप कपड़े धोगे तो लाइट चली गई, वॉशिंग मशीन बंद। ये भगवान क्या जुल्म है। अभी रेखा गुप्ता जी आई थी, हमने पूछा 2500 रुपए कब दोगे, चली गई। व्यक्ति कल मुझे मिला, उसने कहा ये जनता पागल है। क्यों? क्या हुई? जो ऐसे लोगों को बिठा देती है जो खजाना खाली कर देते, पोछा लगा देते खजाने में। सही खेल गए। अभी 2 महीने कैसे रहे? मैं क्या क्वेश्चन, आप खुद देख रहे हो, फिर भी आप लोग कह रहे हो आपको उनका करना है, करो सपोर्ट। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपसे पूछ मार्च क्या पूछ रहे हैं? फरवरी 1900 आए जो महिलाओं को कहा था। बड़े आगे पूछ लो जाके, सारी महिलाओं से कितने मिल गए। दीदी वाह दीदी। महिलाएं तंग है क्या बीजेपी से? सभी तंग है, महिलाओं की तो छोड़ो, सारा हिंदुस्तान तंग है। एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी कि उम्मीद की किरण कुछ आपकी जगी है या नहीं? जो इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट करता दिखाई दे रहा है। देखिए, उम्मीद का नाम तो एक फ्लावरी लैंग्वेज है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस कानून के जरिए सरकार वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बड़ा एक दिलकश, दिलफरेब नाम दे दिया है, उम्मीद। सही पकड़े हैं। अरे भैया, तुम 11 साल से मॉब लिंचिंग को रोकने लगा रहे हो। बुलडोजर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या बात है सर? और आपके पास एक मुस्लिम MP नहीं है, ना आपके अलाइज के पास है। शर्म करो, शर्म। उसके बावजूद भी तरफे तमाशा ये है कि आप बड़ी बेहयाई के साथ आकर कहते हैं कि उम्मीद जगा रहे। कौन सी उम्मीद जगा रहे भाई? गजब बेइज्जती है। क्या दिक्कत है मनोज काका को ये कहने में? क्या दिक्कत है मनोज काका को कहने में? पीड़ित परिवार बोल रहे हैं कि हिंदू पहचान करके मारा गया। मनोज काका उस पर सेकुलर का जामा पहनाने में लगे हुए हैं। अच्छा, अभी बता दे भाई, अभी बता दे।
अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली करेंगे। अच्छा गलत बात है। खाओ माँ कसम। गजब बेइज्जती है। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। क्या बोला तूने? खाओ माँ कसम। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। Somebody should tell Yogi Adityanath to get, his mental balance check. और कई सारे सीरियस केस है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर आईपीसी सेक्शंस 147, 148, 153। गजब बेइज्जती है। ये बांद्रा के अंदर, बंबई के अंदर आप जहां पे भी जाओगे, मौलाना विल बी सिटिंग एट एवरी गणेश विसर्जन। अजान हो या मंदिर की आरती, कुछ भी लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। मेरे कहने, मेरे मानना, ये मेरा मत है, मुझे मेरे मत को रखने दो। क्या आप जानते हैं कि एक दौर में सोनू निगम, जो टी सीरीज के सबसे चहेते सिंगर थे और सलमान खान की फिल्मों की आवाज माने जाते थे, वो अचानक इंडस्ट्री के टारगेट पर कैसे आ गए? क्यों सलमान खान ने उनका गाया गाना हटवा दिया और खुद गा लिया? और ऐसा क्या हुआ कि सोनू निगम को खुलकर नेपोटिज्म और म्यूजिक माफिया के खिलाफ बोलना पड़ा? क्या ये सिर्फ ईगो की लड़ाई थी या फिर इसके पीछे था एक बड़ा गेम? जानिए उस सच्ची कहानी को जिसने सोनू निगम के करियर की दिशा ही बदल दी। आइए शुरू करते हैं आज के सफर को। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। रॉकस्टार गाने हो या रोमांटिक सैड सॉन्ग हो या फिर गजल, सोनू ने हर अंदाज में गाने गाए और सबको अपनी जादुई आवाज से अपना कायल बना लिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने टैलेंटेड सिंगर होने के बावजूद इन्हें बॉलीवुड से चाय की मक्खी की तरह निकाल दिया गया? आखिर क्यों इतने महान सिंगर का सर मुंडवाकर, जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाने का फतवा जारी कर दिया गया? क्यों सलमान खान जैसे सुपरस्टार और टी सीरीज जैसी बड़ी म्यूजिक कंपनी से सोनू निगम ने जानबूझकर दुश्मनी ले ली? और क्यों फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री पर सोनू निगम ने जमकर अपनी भड़ास निकाली? वैसे तो सोनू निगम के टैलेंट की फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई इज्जत करता है, मगर कुछ गिने चुने ताकतवर लोगों के डर की वजह से सोनू निगम को काम नहीं दिया जाता। आज हम उन्हीं ताकतवर लोगों के नाम का खुलासा करेंगे जिन्होंने सोनू निगम का कैरियर दफन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी उतनी ही दिलचस्प होती चली जाएगी। आज आप सोनू निगम जैसे महान सिंगर की स्ट्रगल भरी जिंदगी और कंट्रोवर्सी के बारे में जानोगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इस कहानी की शुरुआत होती है 30 जुलाई 1973 से, जब एक मिडिल क्लास घर में सोनू निगम का जन्म हुआ। सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम 15 साल की उम्र से ही शादियों और पार्टियों में स्टेज पर गाना गाया करते थे। अगम कुमार ने लव मैरिज की थी और उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें सोनू निगम और उनकी 2 बहनें थीं। जब सोनू निगम बहुत छोटे थे तब वो अपने पिता के साथ स्टेज शो के लिए जाया करते थे। सोनू निगम ने पहली बार 4 साल की उम्र में ही स्टेज पर एक गाना गाया था। अगम कुमार निगम ने अपने 4 साल के बेटे सोनू निगम को जब स्टेज पर गाते हुए देखा तो वह भी दंग रह गए और अगम कुमार समझ गए कि सोनू निगम के अंदर एक महान सिंगर बनने की काबिलियत है। सोनू निगम को गायन की कला अपने पिता से विरासत में मिली थी। सोनू ने अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली में पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ सोनू ने अपने पिता और कुछ गुरुओं से संगीत की शिक्षा भी ली। साल 1991 में सोनू निगम सिंगिंग में अपना करियर बनाने के लिए फरीदाबाद से मुंबई चले आए। इस वक्त सोनू निगम की उम्र सिर्फ 18 साल थी। सोनू निगम बचपन से ही मोहम्मद रफी से बहुत इंस्पायर थे, इसलिए स्टेज शो पर ज्यादातर मोहम्मद रफी के ही गाने गाया करते थे। सोनू ने बतौर प्लेबैक सिंगर अपने गाने की शुरुआत फिल्म जन्म से की थी, मगर यह फिल्म किसी वजह से रिलीज ना हो सकी। इसके बाद सोनू को दूसरा मौका बड़ी मुश्किल से मिला। सोनू ने साल 1992 में DD1 पर प्रसारित टीवी सीरियल तलाश के एक गाने हम तो छैला बन गए गाया था। ये सोनू निगम का पहला रिकॉर्डेड गाना था जो टीवी पर दिखाया गया, इसलिए यह गाना सोनू निगम के दिल के काफी करीब है। इसके बाद सोनू निगम की मुलाकात टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से हुई। गुलशन कुमार उस वक्त नए सिंगर्स को हमेशा चांस दिया करते थे। गुलशन कुमार को सोनू निगम की आवाज बेहद पसंद थी और उन्होंने सोनू को अपनी एक एल्बम रफी की यादें में गाने का मौका दिया। सोनू निगम ने मोहम्मद रफी के गानों को अपनी आवाज और नए अंदाज में गाया और यह एल्बम सुपरहिट साबित हुई। इस एल्बम की लाखों कैसेटें सेल हुईं और पब्लिक सोनू निगम को मॉडर्न मोहम्मद रफी के रूप में जानने लगी। सोनू निगम टी सीरीज कंपनी से जुड़ गए और एक के बाद एक सोनू निगम को गाने मिलने लगे। सोनू निगम ने टी सीरीज द्वारा बनाए गए कई भक्ति गीत भी गाए।
जो बहुत पॉपुलर हुए और घर घर ये गीत सुने जाने लगे। इसके बाद साल 1995 में आई फिल्म बेवफा सनम के गानों ने सभी के दिलों को जीत लिया। इस फिल्म के सभी गाने टी सीरीज द्वारा ही बनाए गए। इस फिल्म के हीरो कृष्णन कुमार थे, जो कि गुलशन कुमार के ही सगे भाई थे। ये फिल्म तो सुपरहिट थी ही, मगर इस फिल्म के गाने भी ब्लॉकबस्टर साबित हुए। सोनू निगम ने इस फिल्म में कई सारे गाने गाए जो बेहद शानदार थे, और सोनू निगम द्वारा गाया हुआ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का गाना लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं। यह गाना सोनू निगम के करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी गाने ने सोनू निगम की जिंदगी बदल दी और सोनू निगम को इस फिल्म के गानों से एक बड़ी पहचान मिली। इसके बाद सोनू निगम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दशक में सोनू निगम सबसे पॉपुलर गायकों में शामिल हो गए। उस वक्त ऐसी कोई फिल्म नहीं होती थी जिसमें सोनू निगम का गाया हुआ गाना ना हो। सोनू निगम एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने गाते गए और सुनने वालों का दिल जीतते गए। वक्त आया साल 2010 का, जब यहीं से सोनू निगम के बुरे दिन शुरू होने लगे। 2010 के बाद ही सोनू निगम अचानक किसी न किसी विवाद में फंसते चले गए। यह तो सभी जानते हैं कि सोनू निगम ने टी सीरीज कंपनी के लिए हजारों गाने गाए। यह बात भी सही है कि टी सीरीज कंपनी ने ही सोनू निगम का करियर बनाने में एक बड़ा योगदान दिया। मगर साल 2010 के बाद सोनू निगम ने एक बहुत बड़े मुद्दे पर आवाज उठानी शुरू कर दी। सोनू निगम चाहते थे कि सभी सिंगर्स को उनके गाए हुए गानों में रॉयल्टी मिलनी चाहिए। इस रॉयल्टी मामले को मैं जरा आपको डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल जो भी सिंगर किसी म्यूजिक कंपनी के लिए गाने गाते हैं, उन्हें उस गाने की जो पेमेंट होती है वह सिर्फ एक बार ही मिलती है, जो कि बहुत कम होती है। लेकिन उसी गाने से म्यूजिक कंपनियां लाइफ टाइम पैसा कमाती रहती हैं, क्योंकि उस गाने का कॉपीराइट उसी कंपनी के पास होता है। इसी वजह से जिस सिंगर ने वह गाना गाया है उसे सिर्फ वन टाइम पेमेंट करके टरका दिया जाता है, जबकि म्यूजिक कंपनी उससे लाइफ टाइम पैसा कमाती जाती है। सोनू निगम का कहना था, बल्कि सोनू निगम की टी सीरीज कंपनी से यह मांग थी कि हम सिंगर्स की पेमेंट भी बहुत कम होती है और हमें कोई रॉयल्टी भी नहीं मिलती। सोनू निगम चाहते थे कि हम सभी सिंगर्स को हमारे गानों में से रॉयल्टी मिलनी चाहिए, ताकि हम भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा जमा कर सकें। सोनू निगम ने यह आवाज सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी सिंगर्स के लिए उठाई थी, मगर सोनू निगम का साथ किसी भी सिंगर ने नहीं दिया। सोनू निगम की इसी मांग के चलते सोनू निगम के संबंध म्यूजिक कंपनियों से बेहद खराब होने लगे। अधिकतर सिंगर्स ऐसे मुद्दे पर चुप ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं उनका करियर खतरे में न पड़ जाए। म्यूजिक कंपनियां अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती हैं। इनसे पंगा लेने का मतलब है अपने करियर को दांव पर लगा देना। सोनू निगम से पहले लता मंगेशकर ने भी इस मुद्दे को उठाया था, मगर उस वक्त भी लता मंगेशकर का साथ किसी ने नहीं दिया और लता मंगेशकर की आवाज दबी ही रह गई। इसके बाद अकेले सोनू निगम ने इस मुद्दे को उठाकर अपनी हिम्मत का सबूत दिया, मगर वही हुआ जिसका डर था। सोनू निगम को गाने मिलने धीरे धीरे कम होने लगे। गुलशन कुमार की डेथ तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, इसलिए गुलशन कुमार के बाद उनके बेटे भूषण कुमार ही टी सीरीज कंपनी को चला रहे थे। भूषण कुमार का सोनू निगम से इसी रॉयल्टी को लेकर जमकर विवाद हो गया और इनके बीच संबंध बेहद खराब होने लग गए थे। सोनू निगम ने भी सोशल मीडिया के जरिए म्यूजिक कंपनियों की जमकर बैंड बजाई। सोनू निगम ने यह भी कहा कि काश मैं पाकिस्तानी होता। दरअसल सोनू के ऐसा कहने की वजह यह थी कि पाकिस्तानी सिंगर्स को पेमेंट और रिस्पेक्ट दोनों ही ज्यादा दी जाती है। म्यूजिक कंपनियां अपने ही देश के गायकों के साथ भेदभाव करती हैं और अपनी मनमानी चलाती हैं, और अगर कोई आवाज उठाए तो उसकी आवाज दबाने की पूरी कोशिशें करती है। मगर सोनू निगम किसी से दबने वाले नहीं थे। सोनू निगम की फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा थी। इस विवाद के बाद सोनू निगम को गाने मिलने कम जरूर हो गए थे, मगर पूरी तरह बंद नहीं हुए थे, क्योंकि इंडस्ट्री में सोनू निगम को चाहने वाले थोड़े बहुत लोग अभी भी मौजूद थे जो सोनू निगम को काम देते रहे। इसके बाद सोनू निगम का अगला विवाद सलमान खान से हो गया। दरअसल साल 2014 में सलमान खान की आई फिल्म किक में एक गाना था हैंगओवर। इस फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला थे। सोनू निगम ने पहले भी सलमान खान के लिए कई गाने गाए थे। साजिद ने हैंगओवर गाने के लिए सोनू निगम को अप्रोच किया। सोनू निगम भी इस गाने के लिए फौरन मान गए और यह गाना सोनू निगम की आवाज में रिकॉर्ड होकर रेडी भी हो गया। साजिद और सलमान खान की अच्छी खासी दोस्ती थी। साजिद इस गाने को लेकर काफी खुश थे और सोनू निगम भी बस इस गाने को फिल्म में फिट करना बाकी था। मगर अचानक सोनू निगम को पता चला कि सलमान खान ने यह गाना रिजेक्ट कर दिया है और सलमान खान ने खुद इस गाने को गाकर इस फिल्म में रखा है। साजिद सलमान खान के दोस्त थे, इसलिए साजिद को सलमान खान की बात माननी पड़ी। मगर जब सोनू निगम को यह बात पता चली तो सोनू निगम को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी। खैर,
उस वक्त तो सोनू निगम भी बर्दाश्त करके रह गए, क्योंकि सलमान खान एक सुपरस्टार थे और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ताकतवर लोगों में सलमान की गिनती होती है। सोनू निगम ने इस बात को बढ़ाना ठीक नहीं समझा, मगर इसके कुछ दिनों बाद जब सलमान खान और सोनू निगम का एक स्टेज पर आमना सामना हुआ, तब सलमान खान ने ऐसी बात कह दी कि सोनू निगम का पारा एकदम हाई हो गया और इनके बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई। सलमान ने स्टेज पर सबके सामने कहा कि इन सिंगर्स का काम बेहद आसान होता है। मुझे अपनी फिल्म के किसी भी गाने के लिए किसी भी सिंगर की जरूरत नहीं है। मेरे गाने मैं खुद गा सकता हूँ। दरअसल सलमान खान ने यह बात सोनू निगम को सुनाते हुए कही थी और सलमान का इशारा भी सोनू निगम की तरफ ही था। वह बात अलग है कि सलमान खान ने यह बात अपने स्टारडम के घमंड में ओवर कॉन्फिडेंट होकर कही थी, क्योंकि सिंगरों का काम अगर इतना आसान होता तो फिल्म का हर एक्टर अपने लिए खुद गाने गा लेता और प्लेबैक सिंगरों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। सलमान के इस बयान के बाद सोनू निगम भी पीछे नहीं रहे और सोनू निगम ने भी फिल्मी दुनिया में चल रही पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म को लेकर खुलकर बोलना शुरू कर दिया। सोनू निगम ने घुमा फिराकर सलमान खान पर भी कई बार कंट्रोवर्सी बयान दिए, जिससे सोनू निगम डायरेक्ट सलमान के निशाने पर आ गए। सलमान खान तो पहले से ही कई एक्टर्स और सिंगर्स का कैरियर उजाड़ने के लिए बदनाम थे, मगर सोनू निगम ने इस बात की कभी परवाह नहीं की। वो फिल्मी पॉलिटिक्स और सिंगर्स के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहे। इससे हुआ यह कि सोनू निगम को टी सीरीज और जी म्यूजिक कंपनी ने पूरी तरह बैन कर दिया और दूसरी तरफ सलमान खान से विवाद हो जाने के बाद तो सोनू निगम का कैरियर पूरी तरह खतरे में पड़ गया और सोनी निगम को फिल्मी गाने मिलने पूरी तरह बंद हो गए। मगर सोनू निगम भी किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं थे। सोनू निगम ने किसी की गुलामी करने से अच्छा साल 2017 में सिंगिंग से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि फिल्मों और म्यूजिक कंपनी में चल रही पॉलिटिक्स की वजह से परेशान होकर मैं म्यूजिक से संन्यास ले रहा हूं। अब मैं कभी कोई गाना नहीं गाऊंगा। सोनू निगम के इस पोस्ट के बाद तमाम सोनू निगम को चाहने वाले फैंस परेशान हो गए और सोशल मीडिया पर ही सोनू निगम से सिंगिंग ना छोड़ने की गुजारिश करने लगे। लाखों करोड़ों फैंस सोनू निगम के सपोर्ट में आ गए। इससे सोनू निगम को बड़ा हौसला मिला और सोनू निगम ने वापस अपना मन बदल लिया। साल 2017 में ही सोनू निगम ने अजान को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया और खुद के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली। दरअसल हुआ यह था कि सोनू निगम के घर के नजदीक ही एक मस्जिद है, जहां से रोज सुबह अजान की तेज आवाज आती थी। इसी बात से परेशान होकर एक दिन सुबह सुबह सोनू निगम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मगर फिर भी मुझे रोज सुबह अजान की तेज आवाज की वजह से उठना पड़ता है। ये सरासर गुंडागर्दी है। सोनू निगम के इस पोस्ट के बाद दुनिया भर का विवाद खड़ा हो गया और हर तरफ न्यूज में यही दिखाया जाने लगा। बहुत सारे लोग सोनू निगम के पक्ष में आ गए और बहुत सारे लोग सोनू निगम से खफा भी हो गए। सोनू निगम कई मुस्लिम संगठन के निशाने पर आ गए और सोनू को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। कोलकाता के एक मौलवी ने सोनू निगम के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था कि जो भी सोनू निगम का सर मुंडवाकर जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाएगा, उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मगर सोनू निगम भी कहां पीछे रहने वाले थे। सोनू निगम ने अपने घर पर ही खुद अपना सर मुड़वा लिया और सीधे पहुंच गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सोनू निगम ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया है। मैंने सिर्फ लाउड स्पीकर को लेकर ऐतराज जताया है, न कि अजान को लेकर। दरअसल लाउड स्पीकर को लेकर हिंदुस्तान में एक कानून भी बना हुआ है कि रात 10 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सोनू निगम ने इसी कानून का हवाला देते हुए कहा कि आप लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, मगर इसकी टाइमिंग का ख्याल रखते हुए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। सोनू निगम ने यह बात सिर्फ अजान को लेकर ही नहीं कही, बल्कि उनका यह बयान हर धर्म के लोगों के लिए था। मगर जिन्हें समझना था वह तो समझ गए और जिन्हें नहीं समझना था वो सोनू निगम के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में भी सोनू निगम ने अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मेरा इरादा मुस्लिम धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं हमेशा मुस्लिम और हर धर्म की बहुत इज्जत करता हूं। मोहम्मद रफी साहब को मैं अपना गुरु मानता हूं और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं एक गायक बना हूं। मुंबई आकर मैंने जिनसे संगीत की शिक्षा ली उनका नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान है। वो भी एक मुसलमान है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं हर महीने अपना हेयर स्टाइल चेंज करता हूँ और जो बंदा कई सालों से मेरे बाल काटता है वो भी एक मुसलमान है। इसके अलावा मेरा जो ड्राइवर है वह भी एक मुसलमान है। इसलिए मेरा इरादा मुस्लिम या फिर किसी भी एक धर्म को टारगेट करना नहीं था। मैंने सिर्फ लाउड स्पीकर के खिलाफ आवाज उठाई है। लाउड स्पीकर पर जो मंदिरों में आरतियां बजती हैं वह भी अपने सही समय पर बजनी चाहिए ताकि किसी को भी डिस्टर्ब ना हो। वैसे सोनू निगम की बात काफी हद तक ठीक भी थी। जावेद अख्तर जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं और वह एक मुसलमान भी हैं, उन्होंने खुद सोनू निगम का पक्ष लेते हुए कहा कि आप अपने खुदा से अपनी इबादत कीजिए मगर बिना किसी को डिस्टर्ब किए। पुराने जमाने में लाउड स्पीकर नहीं होते थे
तब क्या पूजा नहीं होती थी या अजान नहीं होती थी, मगर यह बात सबको समझ नहीं आई। फिल्मी दुनिया के ज्यादातर लोग सोनू निगम से खफा हो गए क्योंकि सोनू निगम अब इतना ज्यादा सच बोलने लगे थे जिन्हें बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक बार सोनू निगम ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने को लेकर एक बयान दिया, उसमें भी सोनू निगम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए। सोनू निगम ने एक बार कहा कि कई सालों पहले मुगलों ने राम मंदिर तोड़कर एक गुनाह किया और यह पूरी तरह गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर अब इतने सालों बाद हिंदुओं ने भी बाबरी मस्जिद तोड़ डाली और यह भी पूरी तरह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलत तो गलत है, फिर चाहे हिंदू करे या मुसलमान। सोनू निगम के इस बयान के बाद शिवसेना पार्टी भड़क उठी, जो कि बाल ठाकरे द्वारा बनाई हुई पार्टी थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़ने में शिवसेना पार्टी का ही हाथ था। शिवसेना की तरफ से लगातार सोनू निगम को जान से मारने की धमकियां मिलती रही और सोनू निगम से माफी मांगने को भी कहा, मगर सोनू भी अपनी बात पर अड़े रहे और कोई माफी नहीं मांगी। सोनू निगम वाकई एक बहुत हिम्मत वाले इंसान माने जाते हैं। सोनू निगम ने कभी भी बड़ी बड़ी ताकतों के आगे घुटने नहीं टेके। अपना चलता हुआ कैरियर दांव पर लगाकर सोनू निगम ने हमेशा फिल्मी दुनिया में चल रही गंदी पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठाई। फिल्मी दुनिया के कुछ गिने चुने ताकतवर लोग सोनू निगम को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते थे, मगर लाख चाहने पर भी वो सोनू निगम की हस्ती नहीं मिटा सके। ऐसा नहीं है कि सोनू निगम के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि सोनू निगम बचपन से ही एक मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते थे। सोनू निगम जो कुछ भी बने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर बने, मगर सोनू निगम के चाहने वालों ने सोनू निगम का साथ कभी नहीं छोड़ा। इतनी बार विवाद हो जाने पर भी सोनू निगम की फैन फॉलोइंग पर कोई असर नहीं पड़ा। आज भले ही बेशक सोनू निगम फिल्मों में नहीं गाते, मगर सोनू निगम को लाइव स्टेज शो भर भर कर मिलते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। सोनू निगम के फैंस कहते हैं कि सोनू निगम एक आंधी है और आंधियां कभी रुका नहीं करती, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। दोस्तों, आपकी नजर में सोनू निगम ने अपने करियर को दांव पर लगाकर सिस्टम के खिलाफ जो आवाज उठाई, वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।